नमस्कार बच्चों, क्लास 7th एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अतीत सेकेंड भाग फर्स्ट यानी कि हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 क्या है देखिएगा। चैप्टर नंबर 3 है दिल्ली के सुल्तान। ठीक है बेटा, तो आज हम इस पार्ट में दिल्ली में किन किन राजाओं ने शासन किया उन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट की तरफ। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसा क्षेत्र बड़े राज्यों का केंद्र बन गए थे। और क्या आपने गौर किया है कि अध्याय 2 में ऐसी किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। ठीक है, हमने सेकंड नंबर चैप्टर जो पढ़ा था उसमें हमने ऐसा कोई भी राज्य के बारे में डिस्कस नहीं किया था जिसकी राजधानी दिल्ली थी। ठीक है, इसकी वजह यह थी कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था, यानी कि 12वीं शताब्दी में ही दिल्ली का निर्माण हुआ था। लेकिन ये पूरे भारत की सबसे ताकतवर या सबसे महत्वपूर्ण शहर कह सकते हैं जिस पर सभी राजाओं का राज करने की इच्छा थी। पहले पहल तोमूर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, ठीक है, अजमेर के जो चौहान थे जिन्हें चाहमान नाम के जैसे भी जाना जाता है, चौहान तो बाद में बना, पहले उनका नाम चाहमान था। ठीक है, चाहमान ने परास्त किया। सबसे पहले तोमर जो राजपूत हुआ करते थे, सबसे पहले दिल्ली में उनका शासन था। फिर इन तोमर पे अजमेर के जो चौहान राजवंश थे उन्होंने उनको परास्त कर दिया और तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। ठीक है बेटा, चौहान वंश के समय में ही दिल्ली एक वाणिज्यिक क्षेत्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के को ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। समझ में आ गया? यहाँ तक सिक्के ढाले जाते थे, कहाँ पे? दिल्ली में ढाले जाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुई थी। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उप महाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक आगे चलिए। उन 5 वंशों को पहचानिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी है। ठीक है बेटा, तो एक बार इस चित्र की तरफ नजर दौड़ाते हैं। ये 5 वंशज बताएंगे कि जिनसे दिल्ली बनी हुई है। कहाँ से? फिरोजाबाद, फिर फिरोज शाह कोटला से होता हुआ यहाँ दिल्ली है, देहली है, कुरहान, ये कुतुब मीनार, ये सारा, तो ये 1 2 तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ये 5 शहर, ये जो 5 जहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन कर रखी है, आउटलाइन बना रखी है, इन 5 जगहों से मिलकर पूरे दिल्ली का निर्माण हुआ। समझ में आ गया? जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहां उन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, जैसे दिल्ली एक होना। पहले इन पे मुस्लिमों का हक था, पहले इस पे मुसलमान शासक जो भी थे, सुल्तान जो थे वो राज किया करते थे। तो उन सुल्तानों ने यहाँ खूब सारे नए नगर बसाए थे जिसमें दिल्ली एक होना, सीरी, जहांपनाह आदि शहर के नाम दिए गए। ठीक है, अब चलते हैं इनके दिल्ली के शासक की वंशावली पे कि कहाँ किस किस का राज हुआ। देखो, देखिए बेटा कि सबसे पहले जो राजपूत वंश था उसके तोमर राजपूत जो थे, तोमर राजपूतों में अनंगपाल नाम का जो राजा था, अनंगपाल तोमर, वो 1130 से 1145 पर इन्होंने इस पे शासन किया था। फिर उसके बाद में इन तोमरों को हराकर चौहान वंश ने अपना स्थायित्व जमाया था यहाँ पे। कब? 1165 से लगा के 1192 तक। कौन सा शासक था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो था उन्होंने 1175 से 1192 तक इस पे शासन किया था। फिर उसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासन आ गया था। ठीक है, तुर्की शासन आ गया इस पे, यानी कि मुस्लिमों ने अपना यहाँ पे कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया इन लोगों को। फिर दिल्ली पे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 इमारतें वाले चैप्टर, इमारतें और शासक वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक
ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ राज किया? 1206 से लगा के 1210 तक उसने राज किया। फिर है शमशुद्दीन इल्तुमिश, ठीक है, शमशुद्दीन इल्तुमिश ने 1210 से 1236 तक। फिर रजिया, रजिया सुल्तान नाम सुना होगा आपने, रजिया सुल्तान, तो उसने 1236 से 1240 तक किया। और फिर है गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 तक किया, ठीक है। फिर उनके बाद खिलजी वंश का शासन आया। खिलजी वंश के शासन में सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने 1920 से लगा के 1996 तक किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1996 से 1316 तक किया। ये आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुना होगा, कौन सी, कि पद्मावत रानी पद्मिनी का जहां पे भी जिक्र आता है वहां अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र आता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट तुगलक वंश का शासन हुआ। तुगलक वंश का शासन में, तुगलक वंश में सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लगा के 1324, फिर मोहम्मद तुगलक ने 1324 से 1351, फिर फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 में। फिर आगे चलते हैं, शैयद वंश आया। शैयद वंश में खिज्र खान ने 1414 से 1421 तक शासन किया। और अंत में लोधी वंश ने बहलोल लोधी नाम का जो था, जिसने 1451 से 1490 को किया, ठीक है। ये चित्र में जो नजर आ रहा है ये है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, समझ में आया। और ये जो ये नजर आ रहा है ये क्या है? ये है अलाई दरवाजा, और ये है इल्तुमिश का मकबरा, समझ में आ गया। ये रखे। चलिए अब आगे चलते हैं, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी, ठीक है। हालांकि अभिलेख, सिक्कों तथा स्थापत्य, यानी स्थापत्य कला किसको कहते हैं? जब भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख तवारीख हैं जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, ठीक है। फारसी भाषा में इनके द्वारा किताबें, आपको पता है कि बेटा कि जैसे कि आप कहेंगे हमें कैसे पता चला मैम कि उस समय ऐसा ऐसा हुआ करता था, तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके दरबार में कवि हुआ करते थे, और वो कवि जो होते थे उन राजा महाराजाओं ने क्या क्या गढ़ जीते, कहाँ किसके साथ युद्ध हुआ, किसमें किसकी विजय हुई, किसकी हार हुई वगैरह, ये सारी जो बातें होती थी वो उनके नाम का एक ग्रंथ बनाया जाता था। उस ग्रंथ में उन कवियों द्वारा सब कुछ लिखा जाता था। आप यूं कहेंगे कि जो जैसे युद्ध हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए हल्दी घाटी का युद्ध है, तो आप कहते होंगे, आप सोचते भी होंगे कि मैम हमें कैसे पता कि उस समय महाराणा प्रताप के घोड़े ने इस तरीके से ये किया था, इस तरीके से ये किया था। तो उसकी बात ये है बेटा कि जब जो भी युद्ध हुआ करते थे तो उनके खुद के जो राज्य के जो कवि, जो लेखक हुआ करते थे, वो भी उस युद्ध में शामिल हुआ करते थे। वे युद्ध लड़ते नहीं थे, वे केवल युद्ध को आंखों देखा हाल एक किताब में बयां करते थे। उस पुस्तक को फिर छापा जाता था, ठीक है। तो उनके द्वारा जो राजा महाराजाओं, बड़े बड़े सुल्तानों द्वारा जो पुस्तकें रची, जैसे कि बाबर की है बाबरनामा, है ना, ये सारा। तो जैसे बाबर का था अबुल फजल, जो उनके अकबर के शासनकाल में अबुल फजल नाम का एक लेखक हुआ करता था। इसके अलावा टोडरमल जी थे। ये सारी जो चीजें थी, तो ये सब लिखते थे कि किसके द्वारा किस किस युद्ध में कौन हावी हुआ, किस पे क्या हुआ। तो ये हमें आज जो इनके द्वारा जो अभिलेख मिलते हैं, ये उन्हीं राजा महाराजाओं के कवियों द्वारा लिखी जाती है। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन का महत्व पे बल देते थे, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए अब उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। समझ में आया? वो चाहते थे कि हम, है ना, हमारे सुल्तान द्वारा अच्छा अच्छा इनाम प्राप्त करें, इसलिए उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखा करते थे, ठीक है। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, ठीक है। आगे चलिए। उनके विचारों में सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। सन में आपने सुना होगा कि हमेशा राजा का बेटा जो राजकुमार होता है वही सिंहासन पर बैठता है। लेकिन सन 1236 में सुल्तान इल्तुमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती
उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। समझ में आया? उसके बेटे थे, इल्तुतमिश के बेटे भी थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को नहीं बिठा के उस रजिया नाम की अपनी बेटी को बिठाया। इसलिए बिठाया क्यों? क्योंकि वह अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। समझ में आया? तो इसी को तो लिंग भेद कहते हैं। लिंग भेद हुआ, लोग एक लड़की को, एक औरत को अपने राजा के तौर पे नहीं मानना चाहते थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। तो हम एक शब्दावली के थ्रू देखते हैं कि जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद होता क्या है। जन्मसिद्ध अधिकार से तात्पर्य जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत से मिलता है। समझ में आया? ऐसा माना जाता है ना कि राजा का बेटा है तो वही राज करेगा, इसके अलावा और कोई भी राज नहीं कर सकता। और लिंग भेद से तात्पर्य है स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंध अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ माने जाते हैं, पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। अब दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर साम्राज्य तक। ठीक है, दिल्ली शहर का जो निर्माण विस्तार हुआ वो कहां से कहां तक हुआ उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन शब्द का अर्थ क्या था? रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों, ठीक है, के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों के परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों के से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद यानी खाने पीने का सामान, ठीक है, आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर करना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल तथा सिंध में गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत यानी युद्ध, एक दूसरे से बगावत करना, युद्ध करना, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनका संपर्क में नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों के बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन ने के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। ठीक है, किसका? दिल्ली का। ठीक है, सल्तनत मतलब उसने बनाया किसने था? गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, लेकिन इसका विस्तार कब कब हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभिराम चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार कब हुआ? सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिणी भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों ने सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुओं पर अपने कब्जे में ले लिया। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र उनके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इससे शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा कर दिया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों को फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका निर्माण किस सीमा तक और कितना प्रभावी हो
उसके बारे में हमें अभी ज्ञात नहीं है, आगे पढ़ेंगे। देखिए बेटा, ये चित्र नजर आ रहा है आपको, ये चित्र नजर आ रहे होंगे। ये चित्र आप सोचोगे ये क्या है। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी 4 मीनारे, ये मीनारे है ना, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कुहना, पुराना नाम था इसका दहली ए कुहना, जिसका बाद में नाम दिल्ली बन गया। ठीक है, इस मस्जिद का इल्तुमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने आम तो और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। ये जो मीनार बनाई गई है ये कुतुब मीनार, ठीक है, इसको इसके बारे में बताया गया है। किस किसने बनाई थी? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, फिर इल्तुमिश और फिरोज शाह ने इस पे वापस काम किया था। ये जामा मस्जिद के अंतर्गत ही बनाई गई है। ठीक है, अब इधर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि मस्जिद, यह अरबी का शब्द होता है मस्जिद शब्द, ठीक है, जिसका शाब्दिक होता है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी घुटने और माथा टेक कर। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देता है। ठीक है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब आपको ये नजर आ रहे होंगे कि ये जो चित्र नजर आ रहा है, ये चित्र नंबर जो 4 है, ये क्या है? ये चित्र नंबर 4 जो है, ये दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे पर बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं ने परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने को बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। ठीक है बेटा, तो ये जो मस्जिद है, ये मौत की मस्जिद है, सिकंदर लोदी ने शासनकाल में बनाया था। ठीक है, और ये जो मस्जिद आपको नजर आ रही है, ये जमाली कमाली की मस्जिद है। ये 1220 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित की गई थी। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 3 दिल्ली और उसके सुल्तान के पार्ट यही समाप्त होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट है हम नए वीडियो से प्रारंभ करेंगे।